हेलो दोस्तों, स्लीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं GS2 यानी पॉलिटी के अंदर एक मेंस का क्वेश्चन। इस डेली आंसर राइटिंग सीरीज में हम रोज एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं मंडे से थर्सडे 12 बजे, और आप इसके साथ हमेशा जुड़ सकते हैं। अगर आप इसके अलावा अपनी आंसर राइटिंग को और भी ज़्यादा बारीकी से डेवलप करना चाहते हैं और उसमें अपने आंसर राइटिंग के अंदर इवैल्यूएशन को भी करवाना चाहते हैं, आंसर्स को इवैल्यूएट करके उनके मेरे साथ डाउट्स सेशंस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और अपने पर्सनली जो आपके आंसर राइटिंग के डाउट्स हैं उनको क्लियर करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे 48 डेज मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में भी इनरोल करवा सकते हैं, जिसको ज्वाइन करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दे रहा हूं। और उसके साथ साथ आप हमारे नंबर्स पे भी कॉन्टैक्ट करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बारे में और जानकारी हासिल कर सकते हैं। फिलहाल कमिंग बैक टू द क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हम हर हफ्ते एक क्वेश्चन चारों में से कोई ऐसा उठाते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर पूछा जा चुका है। 2020 के अंदर एक सवाल पूछा गया और ये 2019, 20, 21 ऐसे तीनों सालों के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी डिस्कशंस हुई है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर, जिसमें ये देखा गया कि जो लोकसभा के स्पीकर की पोजीशन है, खास तौर पे उस पोजीशन को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी, काफ़ी चर्चा बनी रही। यही चीज असेंबली के स्पीकर के साथ भी हुई है, तो हम इसमें असेंबली के स्पीकर को भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम ये समझते हैं कि जो सेंट्रल लेवल पे लोकसभा के फंक्शंस होते हैं या स्पीकर के फंक्शंस होते हैं, वैसा ही स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर के भी फंक्शंस होंगे, और इसी तरीके को हम यहाँ पे ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले इस आंसर के अंदर हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। Once a speaker, always a speaker. Do you think this practice should be adopted to impart objectivity to the office of the Speaker of Lok Sabha? पहले आपसे सवाल पूछा है। दूसरा, what could be its implications for the functioning of parliamentary business in India? अब ये एक ऐसा सवाल है जिसको आप 2 या 3 तरीके से अप्रोच कर सकते हो। सबसे पहले आप इस पार्ट को एड्रेस कर सकते हो, वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर। ये वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर कहाँ से आया है? ये ब्रिटिश और आयरिश पार्लियामेंट्री सिस्टम के कन्वेंशन से आया है। वहां पे जो कन्वेंशन होता है, अगर आप उसको अपने आंसर में पहले लिखना चाहते हो तो पहले लिख सकते हो, लेकिन यहां मैंने लास्ट में उसे लिखा है कंक्लूड करते हुए, क्योंकि मैं इवेंचुअली इस स्टेटमेंट से एग्री करना चाहता हूं। कुछ चीज़ों पे आप मिडल ग्राउंड नहीं ले सकते, है ना। मोस्टली आपको ये कहा जाता है कि पेपर में जब आप आंसर लिखते हो तो प्रोज एंड कॉन्स, आर्ग्यूमेंट्स फॉर, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट लिखा करो। हर चीज़ में ज़रूरी नहीं होता है। जो स्पीकर की पोस्ट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने भी कुछ कुछ ऐसे ही एनविसेज की थी कि उसमें न्यूट्रलिटी और ए पॉलिटिकलनेस होनी चाहिए। वो पॉलिटिकली किसी भी पार्टी की तरफ इंक्लाइन नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम जो स्पीकर की पोजीशन देखते हैं, उसको प्रैक्टिस में देखते हैं, उसमें कई बार देखा गया है कि एलिगेशंस लगते हैं कि स्पीकर पार्टिजन तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, और हम उसकी एग्जाम्पल भी देंगे। देखो, आप और मैं कहें तब तो कोई नहीं मानने वाला, लेकिन अगर हम जुडिशरी को साइड करते हैं अपने आंसर में, ऑब्जर्वेशंस को साइड करते हैं अपने आंसर में, तो ज़रूर उस आर्ग्यूमेंट का इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। बहरहाल, आपसे ये पूछा गया है कि एक स्पीकर को जो पोस्ट होनी चाहिए वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए। क्या इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करने से हमारे क्या हमें इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करना चाहिए ताकि स्पीकर ऑब्जेक्टिवली परफॉर्म कर सके? और दूसरी चीज़, इसकी इम्प्लीकेशन क्या हो सकती है, ये क्वेश्चन में पूछा है। अब शुरुआत में आप लिखोगे, और इसके ऊपर कई सारे न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल्स छपते रहते हैं अक्सर, तो ये एक बहुत ही कॉमन प्लेस क्वेश्चन है। इसके लिए सोर्सेज की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स में बहुत कवर होता है। Securing the neutrality of the speaker is a question that experts in India have been grappling with for 60+ years. अब न्यूट्रलिटी यानी ऑब्जेक्टिविटी की क्या ज़रूरत है, क्यों चाहिए हमें एक ऐसा बंदा जो न्यूट्रल पोजीशन पे रहे एज अ स्पीकर, ऑब्जेक्टिवली फैसले ले, क्योंकि स्पीकर का पोस्ट और उसकी फंक्शंस ही कुछ ऐसे हैं। जब स्पीकर हाउस के बिजनेस को कंडक्ट करता है, उसका ये काम होता है कि वो हाउस में डेकोरम मेंटेन करके रखे। वो रेगुलेटरी, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल हर तरीके के काम करता है। रेगुलेटरी का मतलब है कि वो ये देखता है कि कोई पर्सन, इंडिविजुअल अभद्र भाषा का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है, पार्लियामेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, रेगुलेट करता है। जुडिशियल यानी कि कुछ मैटर्स में, कुछ मामलों में उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर भी होती है। किस एमपी, एमपीज को सस्पेंड करना है, कौन से एमपीज को डिस्क्वालीफाई करना है 10th शेड्यूल के अंदर, ये सारी पावर्स उनके पास है। ऑल्सो जो भी लोकसभा के रूल्स बने होते हैं उनको इंटरप्रेट करना
और उनके लिए आर्बिटर का काम करना, ये भी स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मान लीजिए अगर स्पीकर एक पार्टिजन बंदा है, पार्टिजन का मतलब कि अपनी फेवर्ड पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है, इवन सिटिंग ऑन द प्लेस ऑफ द स्पीकर, तो वो हमेशा ही एक बायस्ड पार्लियामेंट को लीड कर रहा होगा, जहाँ पे जो फैसले होंगे वो बायस्ड तरीके से लिए जाएंगे, और हम ये नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं पार्लियामेंट एक ऐसा फोरम हो जहां हर पक्ष को अपनी बात रखने का एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो सारे डिसीजंस, चाहे वो ड्यूरेशन ऑफ डिबेट्स हो, डिसिप्लिनिंग ऑफ मेंबर्स हो, दिस ऑल यू कैन राइट इन दिस टू, यू कैन राइट इन वन पॉइंट ओनली। अगर आपने वर्ड लिमिट में बचना है तो आप बस ये कह सकते हो कि मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैव टू बी टेकन बाय द स्पीकर। और अल्टीमेटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स या फोर फादर्स ने, कॉन्स्टिट्यूशन के फोर फादर्स ने कहा हुआ है कि बेसिकली वो हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है, वो पूरे के पूरे सदन को रिप्रेजेंट करता है, जो डिसाइडिंग ऑफिसर है। तो उसको कभी भी ये बात सही नहीं लगनी चाहिए, उसके ऊपर कभी भी ये बात अप्लाई नहीं होनी चाहिए कि वो एक बायस्ड तरीके से फंक्शन कर रहा है। अब आपका सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये कहता है कि पार्लियामेंट्री बिजनेस भारत के अंदर कैसे इम्प्लीकेट हो सकता है, मतलब व्हाट कैन बी द इम्प्लीकेशन ऑफ मेकिंग दिस ऑफिस एज अ वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, है ना। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि इस आंसर को आप दोनों तरीकों से लिख सकते हो। आप पहले भी ये वंस स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर वाले को एस्टैब्लिश कर सकते हो, लेकिन मैंने यहां क्यों कहा है, क्योंकि मुझे एंड में अपना पक्ष रखना है, और एंड में कहना है कि अगर हम ये करते हैं, ये वाला पोर्शन करते हैं, तो आई थिंक ये हो सकता है ना। तो आपके आंसर का फ्लो उल्टा भी चल सकता है, जरूरी नहीं है कि ये एक मात्र तरीका है आंसर लिखने का। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यू शुड ऑलवेज एक्सपेरिमेंट विद योर आंसर व्हेन यू आर इन योर प्रिपरेशन स्टेज, है ना। प्रिपरेशन स्टेज में जब हो तो अलग अलग तरीके से आंसर लिखने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन फाइनल में जाके जो स्ट्रेटेजी आपके लिए काम की है टेस्ट्स के अंदर, उसी को आपने फॉलो करना है, ठीक है। नाउ हम क्या समझ रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं इस आंसर में कि अगर ब्रिटिश और आयरिश एग्जाम्पल समझ के वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर वाला फॉर्मूला हम अपनाते हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये चीजें उसका इंप्लीकेशन होंगी या ये चीजें नहीं होंगी, दीज विल नॉट हैपन, ठीक है। एंड दैट इज समथिंग यू हैव टू मेंशन। शायद इस आंसर में आपको लिखा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको एक एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं कि इसमें हम क्या कह रहे हैं कि ये सारी चीजें जो हैं वो नहीं होंगी शायद अगर हम वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर को फॉलो करें। तो सबसे पहली बात क्या, एंटी डिफेक्शन की जो डिस्क्वालिफिकेशंस के इश्यूज हैं वो नहीं होंगे। यहां पे आपका प्रैक्टिकल एग्जांपल देने का वक्त आ गया है, ठीक है। केशव मेघचंद्र सिंह वर्सेस स्पीकर ऑफ मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली, ये 2020 का केस है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अनप्रेसिडेंटेडली पहली बार खुद ही एक मणिपुर के एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर दिया अंडर 10th शेड्यूल या एंटी डिफेक्शन, क्योंकि मणिपुर की असेंबली के स्पीकर उन्हें डिस्क्वालीफाई कर ही नहीं रहे थे। तो वो अपनी ड्यूटी पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के नहीं निभा पा रहे थे, और इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि पॉलिटिक्स से दूर रखे, है ना, व्हाट वी आर सेइंग, हाउ व्हाई द स्पीकर्स, इसकी हेडिंग एक और हो सकती है, व्हाई स्पीकर शुड बी ए पॉलिटिकल, ठीक है। अगर ए पॉलिटिकल होगा तो ये सब नहीं होगा। ये है हमारे पॉइंट्स, है ना। पहले क्या था, पहले हम एस्टैब्लिश कर रहे थे कि स्पीकर की पोजीशन में क्या क्या काम होते हैं, अब हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं प्रैक्टिकली। दिस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ योर आंसर। अगर आप ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स नहीं बताओगे लोकसभा के स्पीकर के कंडक्ट के साथ, जो एलिगेशन भी है, एलिगेशन में एलिजिड लिखोगे, लेकिन आपको कंसर्न्स तो बताने हैं यहां पे। दूसरी बात कि क्योंकि ये डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी है, कई चीजों में अपने हिसाब से, अपने मत से फैसले लेते हैं स्पीकर। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी बिल को मनी बिल डिक्लेयर करना, ये भी एक पॉलिटिकल इशू बन जाता है। अगर हम बात करते हैं आधार एक्ट की, आधार बिल के अंदर जो प्रोविजंस थे उसको मनी बिल की तरह पेश करना अंडर आर्टिकल 110, हु सर्टिफाइज इफ अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, द स्पीकर। एंड समटाइम्स एलिगेशंस आर राइफ दैट स्पीकर instead of examining the bill in totality, he goes with what the ruling party says. तो अगर वो पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं होगा, इस्तीफा दे देगा पॉलिटिकल पार्टी से,
और उसकी री इलेक्शन के लिए उसे लड़ना ना पड़े चुनाव, तो क्या ये चीज थोड़ा बेहतर तरीके से नहीं हो सकती है फॉलो? बिल्कुल हो सकती है। उसकी इंडिपेंडेंस, उसकी ऑब्जेक्टिविटी को अगर इंश्योर किया जाए तो हो सकती है। फिर हम देखते हैं कि कई बार पॉलिटिकल एस्पिरेशंस रखते हैं स्पीकर्स। ये इंडिया की हिस्ट्री में देखा गया है, ठीक है, चाहे वो कंडक्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स में हो, एलोकेशन ऑफ टाइम फॉर डिस्कशन हो, कई बार ऑपोजिशन को ऐसा लगता है कि उनके खिलाफ बायस हो रहा है। इनफैक्ट 1975 में अगर हम एग्जांपल लें तो लोकसभा के उस वक्त के स्पीकर जीएस ढिल्लों साहब पार्लियामेंट में लोकसभा की सीट से आपके स्पीकर की पोजीशन से इस्तीफा देते हैं और मिनिस्टर बनते हैं। तो आप क्या समझ सकते हैं कि मिनिस्टर बनने की उसमें इच्छा, उसमें महत्वाकांक्षा है ना, एस्पिरेशन। शुड द स्पीकर ऑफ द हाउस हैव द एस्पिरेशंस टू बिकम अ मिनिस्टर? तो इससे आपका सारा जो पॉलिटिकल बायस है वो सामने नजर आ सकता है। और आखिरी चीज, कई पिछले समय में पिछले कितने ही महीनों में डिसरप्शंस देखी गई हैं। अब इसमें स्पीकर की अकेले की गलती नहीं है, इसमें ऑपोजिशन पार्टीज की भी गलती है कि वो एक डिसरप्टिव तरीके से, वायलेटिव तरीके से चीजों को कंडक्ट करते हैं। लेकिन अगर स्पीकर एक ऐसा ऑरा बनाए, एक ऐसी रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे रहे, और रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे रहते रहते अपनी पॉलिटिकल पार्टी में से वो इस्तीफा दे दे, ठीक है, उसका कोई भी पॉलिटिकल एफिलिएशन ना हो, तो ये डिसरप्शंस कम हो सकती हैं, क्योंकि स्पीकर के ऑफिस में ट्रस्ट जरूर हो सकता है, ठीक है। तो जुडिशरी में एक सेइंग होती है कि जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट इट ऑल्सो मस्ट बी सीन टू बी डन। दिखना चाहिए कि बंदा जो है वो जस्ट तरीके से काम कर रहा है ना, क्योंकि ये ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज है। तो ट्रस्ट नहीं रहता है स्पीकर की पोजीशन पे, ट्रस्ट इरोजन हो जाता है स्पीकर की पोजीशन पे। तभी कई सारे सेशन जो है, मॉनसून सेशन हमने 2021 का देखा, एंटायर सेशन वॉश आउट हो गया ऑलमोस्ट। वॉश आउट का मतलब है बारिश नहीं पड़ी वहां पे। ऑस्ट्रेलिया में नहीं चल रहा था सेशन वो वर्ल्ड कप के दौरान, वो सेशन जो है उसमें कोई भी प्रोसीडिंग्स कंडक्ट नहीं कर हो पाई। तो अल्टीमेटली लॉस किसका हो रहा है? हमारा हो रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट अगर प्रोडक्टिविटी नहीं दिखाएगी, हमारे लिए कानून नहीं बनाएगी, तो एमपीज जो है मुफ्त की सैलरी लेके चले जाएंगे। तो अल्टीमेटली हम क्या कहना चाहते हैं कि वो वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर इज अ गुड आइडिया। हाउ? ब्रिटिश एंड आयरिश एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि वहां पे कई टर्म्स तक स्पीकर जो है वो उस ऑफिस में रहते हैं, क्योंकि जैसे ही उन्हें स्पीकर अपॉइंट कर दिया जाता है, पॉलिटिकल पार्टी से वो रिजाइन कर देते हैं, ठीक है। तो स्पीकर गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी। जिस भी बंदे का नाम स्पीकर की पोस्ट के लिए रखा जाता है, उसके ऑपोजिशन में कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा होता है। दे डू नॉट फील्ड एनी कैंडिडेट इन द ऑपोजिशन। और आयरलैंड में तो आयरिश कन्वेंशन के हिसाब से तो ये देखा जाता है कि वो बंदा जो है वो ए पॉलिटिकल नेचर का हो। अब हमारे यहाँ क्या होता है, स्पीकर जो है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से ही बनते हैं, बहुत अच्छी बात है, बनने भी चाहिए। लेकिन वंस वो स्पीकर बन जाए तो उनकी जो टर्म है, उनकी टेन्योर है, उस चीज को सिक्योर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये चीज हमने यहां पे एस्टैब्लिश करनी थी। तो एंड में हम ये कहेंगे कि ऐसा एक सिस्टम बनाना चाहिए, ठीक है। यस, वी एग्री दैट वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर इज अ गुड ऑप्शन दैट कैन बी लुक्ड इनटू to ensure the neutrality, objectivity of the house, of the speaker's position. But one more thing, सिर्फ इससे काम नहीं होगा, सिर्फ इससे बात नहीं बनेगी, है ना। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि ऑलरेडी एडिशनल गाइडलाइंस जो हैं वो एस्टैब्लिश होनी चाहिए। जैसे किसी भी डिसीजन मेकिंग के लिए एक फिक्स्ड टाइमलाइन होनी चाहिए, टाइम फ्रेम होनी चाहिए, जैसे डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि आइडियली 3 मंथ्स के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन केसेस में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए एंटी डिफेक्शन के अंदर। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तो कहा है कि भाई साहब, एंटी डिफेक्शन के अंदर जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो पावर स्पीकर के पास होनी ही नहीं चाहिए। रेजिग्नेशंस को एक्सेप्ट करने में जो देरी होती है, डिस्क्रिशनरी पावर्स को जो गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए शायद स्पीकर का एक कोड ऑफ कंडक्ट भी बन जाना चाहिए। तो अलॉन्ग विद मेकिंग इट अ पॉलिटिकली न्यूट्रल ऑफिस बाय आस्किंग देम टू रिजाइन फ्रॉम देयर पोस्ट, by asking them to continue even once the term is over of लोकसभा, आप ऐसा कर सकते हो कि आप उनके पावर्स के ऊपर अराउंड एक रिंग फेंसिंग कर सकते हो।
जिससे ये इंश्योर हो कि स्पीकर एक न्यूट्रल पोजीशन में रहे और ऑब्जेक्टिवली डिसीजंस ले। तो इस तरीके से आप इस आंसर को लिख सकते हैं। आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो किसी और तरीके से भी प्रेजेंट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है इस आंसर में। आप पहले एक्सप्लेन कर सकते हो वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर हमने कहां से लिया, उसके बाद उसकी बात कर सकते हो, वट एवर सूट्स यू। बस ये है कि आंसर में क्लैरिटी होनी चाहिए। जो आप आर्ग्यूमेंट रख रहे हो उस आर्ग्यूमेंट के साथ साथ थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स देने आपको बहुत जरूरी है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताए। तो इसी तरह आप आंसर्स लिखते रहिए। अगले हफ्ते तक के लिए हम मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।